Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with a very important topic, international taxation. देखिए, ये चैप्टर मेनली ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो रही हों, वो भी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे में उनकी शेयर होल्डिंग है, कोई कॉमन आदमी दोनों को कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे के रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट सोल्ड वो ले रहे हैं, एक दूसरे के लाइसेंस, फ्रेंचाइजी राइट, पेटेंट कॉपी राइट, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानी जाएंगी। और अगर उनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे फिर वो सेल प्राइस है, कोई एक्सपेंसेस की एलोकेशन है, इंटरेस्ट है, कुछ भी है, तो उसके लिए करेक्ट मार्केट प्राइस का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि एमएनसी होने की वजह से एक दूसरी कंपनी को किसी भी चीज़ में इस तरह से प्राइसिंग कर दे कि जहां पर टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। अब ये एमएनसी के साथ होता है। एमएनसी का मतलब यही है मल्टीनेशनल। अब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या है कि उनकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो वो आपस में ट्रांजैक्शंस इस तरह से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जहां टैक्स ज़्यादा लगता है वहां खर्चे ही खर्चे डाल दिए जाएं। अब मान लीजिए कॉमन एक्सपेंसेस हैं किसी भी चीज़ के, तो वो कोशिश क्या करेंगे कि ऐसी कंट्री में जहां पर टैक्स ज़्यादा लगता है वो सारे कॉमन एक्सपेंसेस उस कंपनी के ऊपर एलोकेट कर दें या वहीं से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें एक्सपेंसेस के, और ऐसा करके वो वहां के प्रॉफिट्स एकदम डिम कर दें। और जिस कंट्री में टैक्स हेवन कंट्रीज में जो कंपनीज हैं जहां टैक्स नहीं लगता, वहां वो ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने मिनिमम प्रॉफिट्स जो है वो दिखाए जाएं, और सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट्स वहां दिखाए जाएं। एक तरह से व्हाइट मनी जनरेट हो जाएगी उन कंट्रीज के अंदर, वहां पर मिनिमम एलोकेटेड एक्सपेंसेस दिखाए जाएं। या अब जैसे मान लेते हैं इंडिया के एंगल से हम ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, तो यहां से अगर कोई फॉरेन कंट्री में चीज़ भेजी जा रही है तो उसको हम दिखाएंगे लोवेस्ट प्राइस पर, ताकि यहाँ की सेल्स कम हो, यहाँ का प्रॉफिट कम हो। तो इस तरह की चीज़ों को करेक्ट पे लाना। देखिए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट, इंडियन टैक्स लॉ का ऑब्जेक्ट ज़्यादा टैक्स लेना नहीं है। आप ये समझिए कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर है या जो ट्रांसफर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की गई, उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हमें टैक्स कम मिल रहा है हम टैक्स ज़्यादा लें। ज़्यादा नहीं, सही टैक्स लेना चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वांट्स कि भाई जो हमारा टैक्स बनता है, आप स्लाइड में देखिए नीचे की तरफ, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए ताकि एक रीजनेबल, फेयर एंड इक्विटेबल प्रॉफिट्स इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का कैलकुलेट किया जा सके, ताकि इंडिया में हम उनसे करेक्ट टैक्स ले सकें। और ऑब्वियसली जब प्राइसिंग करेक्ट होगी तो उसी से ही एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सभी चीज़ें करेक्ट ली जा पाएंगी। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो ये वही बात आ गई ना। देखिए, पहले तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, वैसे तो आप सब समझदार स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, समझ रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि ट्रांसफर प्राइसिंग से मेरा क्या मतलब है। जो प्राइसिंग हो रही है, प्राइसिंग किसकी? आपस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की, चाहे फिर वो आपस में सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, एक दूसरे को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट हो, या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें करेक्ट प्राइसिंग होनी चाहिए। दिस ट्रांसफर प्राइसिंग मींस करेक्ट प्राइसिंग। इसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, एएलपी। तो वो करेक्ट मार्केट प्राइस निकालना है। जैसे मैंने कहा, अगर लोन भी दिया है, सपोज मार्केट में लोन 15% पे मिल रहा है और आपस में आपने 25% दिखाया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम इंडियन टैक्स लॉ में उसको 15% पे ही दिखाएंगे, क्योंकि वो तरीका तो गलत है ना। 25% इंटरेस्ट का खर्चा डाल के अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना चाह रहे हो, सिंपल है, बस इतना ही है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट इज हाउ द ट्रांसफर प्राइसिंग वर्क्स? इट इज हेल्पफुल, द फर्स्ट पॉइंट, इन करेक्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जब तक करेक्ट प्राइस ही नहीं होगा, करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। देखिए, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन का मतलब प्रॉफिट्स। अब अगर आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, आपके एक्सपेंसेस आपने ठीक से बुक नहीं किए हैं, तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो वेरियस ट्रांजैक्शंस के थ्रू निकल के आई है, जो टर्नओवर की फिगर्स हैं, वो सारी अजीब होंगी। मतलब दे विल नॉट शो द करेक्ट पिक्चर।
अब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स देखते हैं ना, उसमें हमें टर्नओवर्स की फिगर पता चलती हैं, एक्सपेंस रेशियोज, कॉस्ट रेशियोज पता चलती हैं। अगर आपने डिस्टॉर्टेड पिक्चर शो की हुई है बीइंग ए मल्टीनेशनल, आपकी मोस्टली ट्रांजैक्शंस जो हैं अपनी काउंटर पार्ट जो फॉरेन कंट्रीज में हैं उनके साथ है, और वो ट्रांजैक्शंस आपने ठीक से शो नहीं की हैं, तो देन इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो करेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंप्लाइंग द स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस। अब कंप्लाइंग द स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस में मेन कंप्लायंस ये नहीं कि आप रिटर्न टाइम से भर रहे हैं या आपने पैन नंबर अप्लाई किया हुआ या टीडीएस प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं। मेन चीज तो यही है ना कि जो टैक्स आपका बनता है वो आपने करेक्ट अमाउंट पे दिया है। अब आपने अगर माना प्रॉफिट्स ठीक से नहीं शो किए हुए तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट है वो ट्रू पिक्चर इंडिकेट नहीं करेगा, और जब वो ट्रू पिक्चर इंडिकेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप अपना इनकम टैक्स करेक्टली नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से आपके एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जो भी टैक्सेस आप पे लग रहे हैं, अगर आपने अपनी फिगर्स अंडर एवेल्युएट की हुई हैं तो इन दैट सिचुएशन तो कोई भी चीज़ ठीक से निकल के नहीं आएगी। तो ये चीज़ ट्रांसफर प्राइसिंग करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसके ऊपर एक लॉ बना दिया गया है। अब तो ये काफ़ी पुराना लॉ हो चुका है, कई 8-10 साल तो मेरे ख्याल से हो चुके हैं, या शायद उससे भी पुराना है ये लॉ। तो जब ये नया नया आया था तब तो थोड़ा सा था लोगों को कि ये क्या इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तो सब जितने भी एमएनसीज हैं वो सब इनको देखते हुए कि भाई ये जो लॉ है उसके हिसाब से ही विद इन द परमिटेड रेंज दे ट्राई टू वैल्यू देयर ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ऐसे हवा में चलने से तो कुछ होगा नहीं, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। मेन चीज़ जो समझने की है वो ये कि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, यानी कि इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी जो है कॉस्टिंग, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट या सेल्स प्राइस, कुछ भी आर्बिट्रेरी फिगर्स रखी हुई हैं जो कि मार्केट रेट से ऊपर नीचे जा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यही है डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट मार्केट प्राइस, इसको एएलपी भी बोलते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी कि जो करेक्ट मार्केट प्राइस है उसको लेके चल रहा है। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बार बार कि इसमें सिर्फ सेल प्राइस, जो एक ट्रांजैक्शन दूसरे को सामान बेच रही है, सेल कर रही है, सिर्फ वो सेल प्राइस ही कंसीडर नहीं होगा। इवन जो खर्चों के लिए अलाउंस फॉर एक्सपेंस का मतलब है जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी खर्चा डेबिट कर रहे हैं या कोई इंटरेस्ट डेबिट कर रहे हैं, कोई लोन लिया हुआ आपस में उसकी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, तो उसको भी अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो वो इस पर्पस के लिए काउंट होगा, है ना। इसी तरह से एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंस। अब कई बार होता है ना कि हम कोई कॉमन खर्चा पाल लेते हैं और उसके बाद फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस पर्टिकुलर कॉमन एक्सपेंस से बेनिफिट ले रही हैं उसमें उसको हम एलोकेट कर देते हैं, मे बी बेस्ड ऑन टर्नओवर, मे बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज, बट वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब वो फेयर एंड जस्टिफिएबल होना चाहिए। ये ना हो कि एक एंटरप्राइज के ऊपर हम उसका ज़्यादा बर्डन डाल दें जस्ट टैक्स को शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वही 2-3 एग्जाम्पल जो हैं वो दिए गए हैं जो मैंने भी आपको समझाए हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने कुछ सेल किया इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज इन इंडिया सेल्स गुड्स और प्रोवाइड सम सर्विस टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन यूएसए। मान लेते हैं हमारी कोई दूसरी कंपनी थी, उसको हमने कुछ सेल किया और सेल हमने 1 लाख रुपए की दिखा दी जबकि वो बनती थी 3 लाख की। अब 3 लाख की होती तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाते, तो एएलपी उसका फिर 3 लाख ही डिटरमिन किया जाएगा टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए। दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग। इसी तरह से खर्चा दिखाया कि आपने लोन लिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, दिखा दिया जी 24% पे लिया हुआ, मार्केट रेट 11% है। अगर आउटसाइड लेवल से भी देखा जाए फॉरेन कंट्री से, अगर कोई अनरिलेटेड एंटरप्राइज, एक होता है ना भाई जैसे कहीं से भी, अब इंडियन और इनकॉर्पोरेशन अगर कोई फॉरेन कंट्री से यूके से लोन ले तो सपोज 11% पे मिल सकता है और आपने 24% पे लिया हुआ अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, तो फिर 11% ही आपको अलाउ करेंगे, ज़्यादा तो नहीं अलाउ कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि आपने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डाला। अब नेचुरली रिसर्च का बेनिफिट तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी एज ए होल जो है एंजॉय करेगी। अब वो रिसर्च का खर्चा मान लेते हैं आप सारा इंडियन जो है उसी पर डाल देते हैं टैक्स बचाने के लिए ज़्यादातर, तो वो भी फिर करेक्ट नहीं है ना। तो सही तरीका क्या है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का खर्चा है उसको बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिट्स आई शुड से, या रिस्पेक्टिव कंपनीज जो जुड़ी हुई हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उसमें एलोकेट किया जाए, either based on turnover or some other criteria like investment in plant and machineries, as I told you earlier also, like number of employees, कोई तो एक तरीका होगा ना। तो उस तरह से इसको एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जब हम इसको एलोकेट करेंगे तब इसके अंदर करेक्ट मार्केट प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, यार है ना, हैविंग रिगार्ड टू दी
आर्म्स लेंथ प्राइस, ये आर्म्स लेंथ प्राइस का निकलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में करेक्ट मार्केट प्राइस का निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी करेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट इंडिया में कितना होना चाहिए वो चीज़ निकल के आएगी। नाउ सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 ने एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी है। देखो, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन करते वक्त चाहे हम इनकम को रिकम्प्यूट करें, चाहे हम किसी खर्चे या इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट करें, या कॉस्ट और एक्सपेंस की एलोकेशन को रिकम्प्यूट करें, अगर उस रिकम्प्यूटेशन से टैक्सेबल प्रॉफिट बजाय बढ़ने के घट गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं सैलरी के चैप्टर में। अगर आपको लगे यार ये क्या लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। अब सैलरी के चैप्टर में क्या होता है कि कोई भी प्रोविजन, अब जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, वैसे वो सैलरी से कनेक्टेड नहीं था बट मेनली सैलरी के पॉइंट से कनेक्टेड ही था, इसलिए सैलरी के चैप्टर में डिस्कस किया था। अब जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है उसमें क्या होता था कि अगर आपके पिछले सालों का टैक्स और करंट ईयर के टैक्स में डिफरेंस है तो हम आपसे लो टैक्स लेने के लिए आपको सेक्शन 89 में रिलीफ दे देते थे। नाउ सेक्शन 89 रिलीफ देने के लिए बना था, इसलिए अगर बाय द वे पुराना टैक्स ज्यादा है और करंट टैक्स कम पड़ रहा है तो हम कहते थे सेक्शन 89 को इग्नोर कर दो, जो करंट का टैक्स बन रहा है वो दे दो। बिकॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 89 इज टू प्रोवाइड रिलीफ। तो अगर सेक्शन 89 की वजह से टैक्स ज्यादा पड़ रहा है तो हम कहते थे नहीं, टैक्स आप उतना ही दे दो जितना बनता है। अब यहां पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग बनाई गई, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट है कि करेक्ट मार्केट प्राइस लिया जाए और असेसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हेराफेरी कर रही हैं, मैं कहूंगा उनसे जो है ज्यादा टैक्स वसूला जाए। तो इसलिए इन्होंने यहां क्लैरिफाई कर दिया कि अगर बाय द वे कुछ ऐसी रिकम्प्यूटेशन का रिजल्ट इस तरह से आ रहा है कि टैक्सेबल प्रॉफिट बजाय बढ़ने के घट रहा है, तो फिर हम इन प्रोविजंस को इग्नोर करेंगे। यानी ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई करके टैक्सेबल इनकम टैक्स ऑफिसर जो है या तो उसकी असेसमेंट को इंक्रीज करेगा या उसी लेवल पे छोड़ देगा जिस पे वो है। कहने का मतलब ये है, वैसे थोड़ी सी बेईमानी है यहाँ पर प्रोविजन में। मतलब जब बात कर रहे हैं कि फेयर एंड जस्टिफिएबल होना चाहिए तो मेरे ख्याल से इसको कम भी अलाउ करना चाहिए था, लेकिन खैर हमारी बुद्धि से टैक्स लॉ नहीं चलता, तो उनके अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स होते हैं, उसके हिसाब से ही प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने यही कहा है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग से या तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी या फिर उसी लेवल पे मेंटेन रहेगी। ये उन्होंने सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 में क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउंस या एलोकेशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंस का इफेक्ट है इनकम को रिड्यूस करने का, तो फिर वो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो शेल नॉट अप्लाई। ये ऊपर मैंने इसलिए रेड में बोल्ड में दे दिया है कि फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होंगे। जहां तक सवाल है कि ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस पर अप्लाई हो रही है। दिस ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब सवाल ये उठता है कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कौन सी हैं? तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वो है जो एक एंटरप्राइज यानी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में पार्टिसिपेट करे, उनकी शेयर होल्डिंग रखे, उनके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, या कोई एक कॉमन आदमी, जैसे मान लेते हैं बिरला है मिस्टर बिरला, या रिलायंस के हैं मिस्टर अंबानी हैं, है ना, या मिस्टर टाटा हैं। अब एक ही व्यक्ति कई कंपनीज को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यानी या तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज किसको माना जाएगा? जब एक कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी टाइप क्रिएट करके उसको कंट्रोल करे, या एक कॉमन आदमी उन दोनों को कंट्रोल करे। ऐसी सिचुएशन में एंटरप्राइजेस को एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहते हैं और उन्हीं पर ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो ये इन्होंने एक जनरल मीनिंग दिया, फिर इन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्रिएट करी डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की, विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें इन्होंने एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया, हर चीज को क्वांटिफाई कर दिया, भाई कितना क्या हो जो हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने। जैसे अभी मैंने आपको जनरल बात की कि एक मैनेजमेंट, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को कंट्रोल करे। यहां उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की 26% ऑफ द वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रही है, तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानी जाएंगी। या एक कॉमन आदमी दोनों कंपनीज के 26% मिनिमम शेयर होल्डिंग रखता हुआ है, तो वो दोनों एंटरप्राइजेस जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगे। इसी तरह से अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को लोन दिया है, और लोन भी कितना हैवी, जो कंपनी की टोटल एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स का 51% और मोर, यानी अगर 100 करोड़ की कंपनी और लोन जो है 55 करोड़ रुपए दे दिया, तो एक तरह से तो फिर आप आपस में रिश्तेदार हो ही गए ना। अब देखो कितना हैवी अमाउंट उस कंपनी ने ले लिया दूसरी कंपनी से।
इसी तरह से इन्होंने गारंटी के मामले में रेशियो 10% ही फिक्स किया है कि अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग्स का, लेकिन ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 10% यानी 10% और मोर अगर गारंटी कर रही है तो ये भी आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। या एक कंपनी दूसरी कंपनी के, वन एंटरप्राइज दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, या सेम बंदा, एफ पॉइंट, या सेम बंदा आधे से ज्यादा डायरेक्टर या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों एंटरप्राइज के अपॉइंट कर रहा है, पावर टू अपॉइंट नहीं, एक्चुअल अपॉइंटमेंट की हुई है, इन दैट सिचुएशन इनको भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। इसी तरह से एक कंपनी दूसरी कंपनी के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी राइट, जिनका उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है, उसको यूज कर रही है। होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी के पास एक्सक्लूसिव कोई पेटेंट राइट है, अब वो दूसरी कंपनीज के साथ उसको शेयर कर रही है, तो इसका मतलब आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। या एक कंपनी दूसरी कंपनी को 90% और मोर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का? भाई जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कंपनी की 90% और मोर विच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, वो जो है सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज है। तो दोनों एंटरप्राइजेस का मतलब आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। या एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के दूसरी कंपनी को ही बेच रही है, यानी वॉट एवर इज द आउटपुट ऑफ वन कंपनी दैट दे आर सेलिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, दैट मीन्स बोथ आर एसोसिएटेड। ऐसे कौन सारे कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी का सारा माल क्यों खरीदेगी? इसका मतलब आपस में कनेक्टेड है, तभी तो एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बना दी, एक सेल्स के लिए। तो प्रोडक्शन वाली कंपनी तो खर्चे ही करता चली जाएगी ना। अगर माना हम ये हेरा फेरी करें कि इंडिया में फैक्ट्री डाल के कंपनी अलग बना दें, अब वो कंपनी तो सिर्फ बनाई जा रही, खर्चा ही हो रहा है। सेल के नाम पे सिर्फ एक ही कंपनी को सारा माल बेच दिया और उसको लो प्राइस पे दिखा के, जितना कॉस्ट है उतना ही दिखा के, जीरो प्रॉफिट। तो ये हेरा फेरी नहीं चलेगी। बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल्स इन्वॉल्व हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग की जाएगी, एएलपी डिटरमिन किया जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस, और करेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला जाएगा। राइट ये पॉइंट भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जे पॉइंट के एक ही इंडिविजुअल जो है वो दोनों एंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से कोई एचयूएफ है, उसके मेंबर्स दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानी जाएंगी। या कोई पार्टनरशिप फर्म है और कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिमम 10% उस फर्म में होल्डिंग रखती है, तो उसको भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। तो असाइनमेंट में ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। ऑब्वियसली जो पीपीटी बनी हुई है वो आपके असाइनमेंट से ही बनाई है मैंने, तो सब कुछ साफ साफ लिखा है। मेरे ख्याल से मेन चीज़ क्या है कि ये परसेंटेजेस याद रखना कि भाई शेयर होल्डिंग में 26% है, गारंटी ऑफ बोरिंग्स में 10% है, रॉ मटेरियल में 90% है। तो ये परसेंटेजेस तो अलग अलग थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आई थिंक कंसेप्चुअली अभी तक आपको कहीं भी ये नहीं लग रहा होगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन या ट्रांसफर प्राइसिंग का जो हमारा चैप्टर है ये कोई मुश्किल है। सिंपल है, आगे तक भी सिंपल ही रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें छोटी मोटी याद करने की होती है, वो तो आपको पता ही है। टैक्स लॉ हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको चीज़ें याद तो करवाते ही है। राइट तो अब आपके असाइनमेंट्स में इसी के ऊपर 7-8 एग्जाम्पल्स दिए हुए, मैं उनको भी पढ़ रहा हूँ इस वीडियो में। तो जैसे सबसे पहले पॉइंट है कि यूके लिमिटेड होल्ड्स 26% इक्विटी शेयर होल्डिंग इन हिंदुस्तान लिमिटेड। ये तुमने सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ा था कि अगर 26% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, इक्विटी शेयर्स हैं, तो फिर वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानी जाएंगी। या कोई कॉमन एक आदमी या एक कंपनी दो कंपनीज में वो शेयर होल्डिंग रखेगा, तो उसको भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज आपस में मानेंगे। अब जैसे यूके लिमिटेड की 26% शेयर होल्डिंग है हिंदुस्तान लिमिटेड में और अफ्रीका लिमिटेड में, तो ये सब आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गई। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि एक कंपनी है, उसकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 200 करोड़ है। अब बाहर की एक कंपनी है, उसने एक 110 करोड़ का लोन दिया है, तो ये हो गया 55%। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 51% और मोर अगर इस तरह का होगा तो उसको हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। इसी तरह से बोरोइंग्स का बताया गया है कि सपोज एक कंपनी है इंडिया लिमिटेड, उसकी बोरोइंग्स 300 करोड़ है और एक ऑस्ट्रिया लिमिटेड ने 30 करोड़ या उससे ज़्यादा का सपोज गारंटी किया है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 10% और मोर की, कि अगर एक कंपनी के टोटल बोरोइंग्स का 10% और मोर दूसरी कंपनी गारंटी करती है, तो उसको हम इस चीज में कंसीडर करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज में। इसी तरह से एक कंपनी दूसरी कंपनी के 12 में से 7 डायरेक्टर अपॉइंट करती है, मोर देन हाफ, या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर इन द गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। या कोई कॉमन पर्सन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अगर करे दो एंटरप्राइजेज में, तो उस सिचुएशन में भी हम इसको एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी का लिया गया है कि मारुति मैन्युफैक्चर्ड सुजुकी कार्स इन इंडिया यूजिंग द नो हाउ ऑफ सुजुकी जापान। तो मैंने कहा था नो हाउ
या आपका कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी राइट एक दूसरे का अगर हम यूज़ कर रहे हैं जिनके पास उनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो इन दैट सिचुएशन इसको भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। रॉ मटेरियल का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि जो यूएसए की कंपनी है वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है 185 करोड़, है ना, जबकि टोटल रॉ मटेरियल जो इन्होंने यूज़ किया दैट इज 200 करोड़। नाउ दिस फिगर इज डेफिनेटली मोर देन 90%। अब 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक ही कंपनी दे रही है, तो ऑब्वियसली ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज मानी जाएंगी। इसी तरह से लिखा है ए लिमिटेड इन इंडिया सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टू बी लिमिटेड, जो भी माल बनाती है सारा बी लिमिटेड को बेच देती है, विच इज़ इन यूके, तो दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं। इसी तरह से बताया गया कि मिस्टर ए एक प्रोप्राइटर हैं और उनकी एक नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है दुबई में, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की शेयर होल्डिंग जो है वो 51% है, ऑब्वियसली एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। और इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल कि एक HUF है और उन लोगों ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने, जो HUF है और मेंबर्स ने मिलके एक कंपनी फॉर्म की आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली फिर वो मेंबर्स कॉमन हैं दोनों के, वहाँ पर वो शेयर होल्डर बन गए अगर कंपनी फॉर्म की, यहाँ पर वो शेयर HUF के मेंबर्स हैं, सो दीज आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख के ये कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये है भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। इसको आप पढ़ते जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होगी नहीं। ठीक है, थैंक यू।